Hello friends, welcome back to your channel. Um, After a long time, I'm making a video on live test actually, and इस वीडियो के पार्ट 3 रहने वाले हैं. पार्ट 1 इंग्लिश एंड देन मैथ्स एंड देन रीजनिंग. ओके, एंड ये 2022 का एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक है. अब मेंस की बात कर लेते हैं. सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट मेंस लाइव मॉक. ओके, सो देखो अभी एग्जाम्स क्या है हमारे आगे हो गए हैं. मैं वीडियो एक्चुअली ऐसा है, पर्पस है कि जो वीडियो मैं बना रही होती हूँ ना, वो मॉक मैं खुद लगा रही होती हूँ. और आपको भी पता है एक अच्छे खासे मॉक्स हैं. अब जैसे प्रैक्टिस मॉक है स्मार्ट कीड़ा, उन्हीं के मॉक देने के में भी फ़ायदा है, रिकॉर्ड करने में भी फ़ायदा है. तो वो मैं 15 दिन बाद एक्चुअली अभी स्टार्ट करने वाली हूँ. अभी स्टार्ट करने वाली थी, बट अभी एसबीआई क्लर्क जैसे बोल रहे हैं कि अब आगे होगा. सो अभी उसका एक बार कोई मतलब नहीं है. तो पर हाँ, मैं पीओ की अभी मॉक्स लगाना स्टार्ट करूंगी. ये एसबीआई क्लर्क का इस बार ये 3 पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर हम पीओ पे आएंगे. आरआरबी पर फोकस करेंगे क्योंकि अब आरआरबी पहले आएगा, तो उसका भी हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं जो भी है वो सब सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. एंड ये एसबीआई क्लर्क 2022 का मैं 2 मॉक में लगा चुकी हूँ एंड तीसरा मॉक है ये. प्लीज सबसे पहले तो मॉक मेरा देखने से पहले आप खुद मॉक लगाइएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो मॉक यहाँ से सीधा एक्सेस कर सकते हो. जैसे मॉक का लिंक होता है ना, ये वो आपको मिल जाएगा. ये जैसे मैंने मॉक दिए थे और इसमें मेरा ऐसा ये स्कोर रहा है दोनों में. सो आप भी अपना प्लीज स्कोर शेयर कीजिएगा. और जो आज हम करने वाले हैं ये तीसरा वाला, इसका क्या करना है आपको, कल सुबह मतलब आज अभी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो थोड़े टाइम गैप के बाद में ये तीनों, या तो आप पहले मॉक लगाइए, उसके बाद में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा. ठीक है, कि कैसा कितना स्कोर रहा आपका. सो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रीजन, इंग्लिश का सेक्शन. और लास्ट में मैं अपना स्कोर जो है पिन कर दूंगी. ठीक है, और ये मॉक का लिंक भी आपको पिन कर दूंगी मैं. ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी. लास्ट में जो मेरा स्कोर रहेगा ना, मैथ्स रीजनिंग अलग अलग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो स्कोर मैं पिन कर दूंगी कि मेरा स्कोर कितना रहा. ठीक है, सो और अदरवाइज मैं जो स्क्रीनशॉट है, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, उसमें मेरे कितने सही हुए कितने गलत, वो आपका फर्स्ट वो होता है ना कि जिसपे हम लगाते हैं जो भी है वट एवर, तो वो मैं शो कर दूंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मॉक है ये एसबीआई क्लर्क 2022 प्रैक्टिस मॉक का. ओके, गुड लक गाइस. एंड प्लीज प्लीज पहले मॉक लगाइएगा, फिर देखिएगा, तभी चीजें थोड़ी सी कंपैरिजन अच्छा होगा. ठीक है, आपको पहले आंसर्स पता होंगे, बाद में करने जाओगे, आपका भी मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है. मॉक वेस्ट जैसा हो जाएगा आपके लिए. सो ऐसा मत करना. ठीक है, पहले मॉक लगाओ एंड देन आप ये देखो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं पूरा समझाऊंगी नहीं, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हम समझाते हैं, टाइम पता नहीं कब कैसे निकल जाता है. जो जो मेरे माइंड से थॉट्स होंगे, जो प्रोसेस ऑफ माइंड थॉट्स होगा, वो मैं वर्बली आपको बताती रहूंगी. ठीक है, सो आपको आइडिया हो जाएगा. और अगर आपको शीट देखनी है कि मैंने रफ शीट पे ये कैसे किया है, इंग्लिश में तो रफ शीट की नीड नहीं होती है, बट फिर भी मैथ्स रीजनिंग जो भी है, सो आई विल प्रोवाइड यू इन माई टेलीग्राम. ओके, सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. नेम तमन्ना चौधरी के नेम से या सर्च करोगे, आपको 2500 स्टूडेंट्स अराउंड उसमें मिलेंगे, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, सो जो मेरी यूट्यूब पे प्रोफाइल पिक है वही मेरे टेलीग्राम पर सेम है. नाउ लेट्स स्टार्ट. एरर फाइंड आउट करना है. नॉर्थ कोरिया विच ऑल्सो हैज, ओके, नॉर्थ कोरिया हैज डजन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, डजन्स वेपन्स. ओके, साइन दैट ट्रीटी 1985. ओके, जो साइन की थी ट्रीटी, बट विदड्रॉज इन, बट पास्ट की बात हो रही है, विदड्रू आना था, नॉट विदड्रो. समझ आ रहा होगा, इजी था. बोथ रशिया एंड द यूएस हैव थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, बोथ रशिया एंड द यूएस हैव इन दोनों के साथ लगा थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, थाउजेंड्स न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, थाउजेंड के साथ वेपन्स. मोस्ट ऑफ विच, ओके, मोस्ट ऑफ विच आर, ओके, आर हमारा इसके वेपन्स के लिए यूज हुआ है, एंड मोस्ट के साथ आर हुआ है. 5 और मोर टाइम्स मोर पावरफुल. ओके, then the atomic bombs, okay, that leveled Hiroshima and Nagasaki in 1945, that leveled, okay, where labor migration is always, okay, labor migration is always accompanied by, labor migration is ऑलवेज अगर रिमूव करते हैं ना, इस देख लो, ऑलवेज एक बार रिमूव कर दो, समझने में आसानी होगी. इस अकम्पनियड होता है, नॉट अकम्पनी. इसके साथ हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल आएगी. ठीक है, अदरवाइज जीरेंड होता है एक तो हमारा जो प्रेजेंट में होता है, और अगर इसके साथ हमें यूज करना है वर्ब की तो पास्ट पार्टिसिपल्स होती है, तो इस अकम्पनियड आता है, नॉट अकम्पनी. बहुत ईजी था ये तो. डिस्पाइट मतलब नॉर्मली जो हम यूज करते हैं ना वही सेम था. डिस्पाइट द नेगेटिव पब्लिक एटीट्यूड. ओके, डिस्पाइट द नेगेटिव पब्लिक एटीट्यूड टू वुमेन्स लेबर माइग्रेशन. ओके, it helps much
मैनी वीमेंस आता है, मच हमारा अनकाउंटेबल के लिए होता है, मैनी हमारा काउंटेबल के लिए होता है। ओके, अब तक तो इजी सा है। विद दिस डिसीजन 9 judges, okay, with this decision 9 judges made it possible for the country, okay, to institutionalize peace after 50 years of internal conflict. With this decision 9 judges made it possible for the country to institutionalize peace after 50 years of internal conflict. ओके, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट। इंटरनली जो है हमारी वो एडवर्ब है, कन्फ्लिक्ट नाउन है, तो नाउन के साथ एडवर्ब नहीं आनी चाहिए पहले। यहाँ वर्ब होता ना कन्फ्लिक्ट, अगर हम यहाँ वर्ब होता तो एडवर्ब होता, तो कन्फ्लिक्ट के साथ इंटरनल कन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ नाउन है, नाउन के साथ हमें कभी भी एडवर्ब नहीं होती, तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट। अब ये समझ में कैसे आया, मुझे इन चीज़ों का कैसे पता है, हम बहुत बार मैं इसकी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि अगर ऐसे वर्ड हो, इंटरनली कहाँ यूज़ होना चाहिए, इंटरनल कहाँ यूज़ होना चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज ग्रामर की मुझे बाद में आई है, सीखा नहीं है मैंने, ये ऑटोमेटिकली आ गया जब चीज़ें मैंने रीड आउट करनी शुरू की। तो 50 ईयर्स ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है उसके बाद, ठीक है। इंटरनली कन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये तो नॉर्मल सा है। अगर हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो हमें पता है, यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है कहाँ पे कैसा होना चाहिए। ओके, क्लोज टेस्ट। Diet soda drinkers beware. Recent epidemiological studies have confirmed that sweeteners used in diet sodas and other light drinks increase the risk of type 2 diabetes. Often पता नहीं ये क्या है। type 2 diabetes is the most common form of diabetes, okay, and is most often found among people who are overweight and ये बहुत ऐसा आम है जो मतलब जो जिन लोगों के बीच में मिलता है वो या तो बहुत ओवरवेट होते हैं एंड ओवरवेट एंड कुछ ऐसा ही उसके साथ वर्ड यूज होना चाहिए, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल होता है, ये नहीं होता है। सेडेंट्री का वर्ड होता है गाइस समथिंग, ये वर्ड हो सकता है इसका, जो सेडेंट्री मतलब मेनली होता है कि जो फिजिकली कोई वर्क नहीं करता है ना, मतलब सारा दिन पड़ा रहे या समथिंग, जो फिजिकली हम वर्क नहीं कर पाते हैं, एग्जिस्टेंस में है वो है, दुनिया में है पर फिजिकली नहीं, फिजिकली काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ आप इसको समझ सकते हो, तो वो वर्ड होता है। सो सेडेंट्री। सॉलेमन सीरियस टाइप समथिंग पर्सन होता है, पर ये वर्ड ठीक है, आगे हमें देखने की नीड नहीं है एग्जाम टाइम में, ठीक है। Even though the quantity of artificial sweeteners, okay, in our diet has increased in recent years, okay, सबसे पहले देखो हम खुद से सोचते हैं कि कैसे जो हमारी जो क्वांटिटी ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना हमारी डाइट में वो इंक्रीज हुई है इन रिसेंट ईयर्स में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, बहुत ज़्यादा वर्ड आना चाहिए। हम ऑप्शंस में नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, हम हमारा खुद का माइंड यूज़ करके देख रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा मात्रा में, कन्वीनियंटली नहीं आएगा, सेंसिबली नहीं, कंक्लूसिवली नहीं, मैसिवली होगा नहीं, ये तो 3 कॉन्टेक्चुअली नहीं जा रहे थे। लग्जरियसली नहीं आएगा, मैसिवली बहुत ज़्यादा डाइट में ये वर्ड नहीं होगा, मैसिवली होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। ईयर्स एज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बनाने वाले हैं, एड देम विद ग्रोइंग डैश, जो उनको ऐड किए जा रहे हैं, टू नॉट जस्ट ड्रिंक्स, सिर्फ ड्रिंक्स में नहीं बट हर जगह, ठीक है, जैसे ऑल्सो केल्स, बिस्किट्स, केक्स, लोग कहीं भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो कहीं भी इसको ऐड कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट थिंकिंग ट्वाइसली, ओके। सो एनिहिलिटेशन, आई डोंट नो अबाउट दिस वर्ड। लॉयल्टी नहीं होगा। मिसनॉमर समथिंग मिस वर्ड के साथ ही होगा आपका, जैसे ये रूट वर्ड रहता है, मिसनॉमर वही है। कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस वर्ड इसके साथ, कन्फ्लुएंस का मतलब कन्वेंशन ही होता है शायद, ठीक है, नहीं ये तो नहीं आएगा। हो सकता है अबेंडन विदाउट, हाँ अबेंडन हो सकता है मे बी। देखो इसमें वर्ड में क्या हुआ है कि एड देम विद ग्रोइंग अबेंडन का मतलब होता है कि हम दोबारा से उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं, उसके बारे में बिना परवाह किए, तो अबेंडन वर्ड हो सकता है। इस वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता है, बट ये सूट ज़्यादा कर रहा है, 90% तो यही जा रहा है, सो आई विल गो विद इट। हाँ, अगर 50-50 लगते ना मुझे, इनका भी इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, इसका नहीं क्लियर होता, इन तीनों को लगता है कि नहीं ये तो नहीं होंगे, फिर मैं सोचती कि क्या करना है, स्किप करना है, क्या करना है। डू नॉट जस्ट ड्रिंक्स, ओके, एंड योगर्ट्स एंड इवन सर्टेन मेडिसिन्स में भी
रिलायबल एंड डैश डाटा ऑन देयर हेल्थ इम्पैक्ट्स आर रेयर। रिलायबल के साथ ही उसके जैसा कुछ को वर्ड आना चाहिए। रिलायबल एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज वर्ड साथ जा रहा है। प्रिसाइज का वर्ड सिंपल सा क्या होता है, जिस पर जो क्या होता है जो एक फैक्टफुल होता है, जो चीज़ें हमने देखी होती हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स रिलायबल एंड प्रिसाइज डाटा जो हमने फाइंड आउट किया होता है। डाटा ऑन देयर हेल्थ इम्पैक्ट्स आर रेयर, ठीक है। सच प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड एज लो कैलोरीज अल्टरनेटिव्स दैट आर देयरफॉर हेल्दी। दिस परसेप्शन कंज्यूमर्स टू ओवर यूज स्वीटनर्स। ओके, जो ये परसेप्शन है ना, ये कंज्यूमर्स को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इंसिस्ट कर रही है स्वीटनर्स जो यूज ओवर यूज करने के लिए। सो सर्वेल्स नहीं, एनकरेजेस, ऑफकोर्स एनकरेजेस, कहीं ना कहीं वो इनको इन चीज़ों को, ये परसेप्शन है कि ये लो कैलोरी है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये उनको एनकरेज कर रही है। ऑफ कोर्स एरर फाइंड आउट करना होगा इन चारों वर्ड्स में। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखने हैं, लैक, कैपेसिटी, फुलफिल, एग्रीमेंट। ओके, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। कोलंबिया मिडल, ओके ये भी है ना, मिडिल क्लास में सिंपली लैक द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नेसेसरी टू फुलफिल इट्स ऑन लैंडमार्क एग्रीमेंट। रिस्क एस्केलेशन नहीं होता, एस्केलेशन होता है, ये सिंपल सा ये एस्केलेशन होता है। सस्पिशियस, टेक्नोलॉजीज, फैसिनेटेड, पॉसिबिलिटीज, सस्पिशियस, ओके, टेक्नोलॉजीज, फैसिनेटेड, पॉसिबिलिटीज। फैसिनेटेड FASCI होता है, नॉट डबल S होता है तभी। कंडेमेंट, ओके, रिजाइन, इंस्टीट्यूट, allies, institute, of course institute, ये वर्ड कहीं ना कहीं गलत है हमारा, स्पेलिंग में ही है। एब्सेंस, वही सिंपल आपको दिख रहा होगा, C आएगा इसकी जगह। फिर से क्लोज चेस्ट, दो मतलब मैं इसी को उसी में इंक्लूड करती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स ले लो चाहे। Europeans are dash at the possibility of the China's controlling major infrastructure. Okay, Europeans are dash at the possibility of yes, प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये पोज कैसे होगा, हाँ पोज कर देती हूँ एक सेकेंड के लिए। जैसे अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे कि हाउ डू यू नो अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। तो ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स, कुछ एक नहीं, नॉर्मली ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे रिपीट होते हैं डेली लाइफ में। अगर हम उसको इंग्लिश को अपनी लेकर आ रहे हो ना, डेली 2-3 घंटे आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, देन यू विल फील कि हाँ ये हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। जैसे फैसिनेटेड वर्ड था, ठीक है, इंस्टीट्यूट वर्ड था, ये काफ़ी नॉर्मल वर्ड हैं, और अगर हम इन पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं ना, तो ये आपको चीज़ें होने लग जाएंगी। इंग्लिश पर फोकस करना स्टार्ट करो, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। जहाँ आपका वर्ड, एक कोई भी वर्ड ऐसा आ गया, जैसे अब फैसिनेटेड वर्ड आ गया, फैसिनेटेड तो पढ़ लिया पर उसकी स्पेलिंग पर आपने गौर नहीं किया, तो दिक्कत है, ठीक है। तो हमें पता है इंग्लिश हमारी कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हमें लगता है कि वीक है, या फिर हम बहुत गुड हैं, बेस्ट नहीं हो रही हैं। तो ये गलती मैंने भी की थी अपने पास में, कि मैं इंग्लिश को ठीक है पढ़ लिया, ऐसा होता था कि पढ़ना है मुझे, बस रीड करना है। बट ये चीज़ कभी नहीं सोची कि 20 लाइन को रीड करने की बजाय आप 10 लाइन्स रीड करो, बट उन 10 लाइन्स में एटलीस्ट आपको हर एक वर्ड का मीनिंग उस टाइम तो ध्यान हो, भले ही भूल जाओ। भूलना एक क्या है, हमारे नेचर में है, एक ह्यूमन नेचर है, ये हम भूल जाएंगे। सो उसके लिए रिवीजन है, बट एटलीस्ट उस टाइम तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, वहाँ पर आपने कौन सी वर्ब कैसे यूज़ की, किसके साथ क्यों यूज़ की, ठीक है, जिसको मैं सिंटैक्स बोलती हूँ। ये वीडियो में लेकर आऊँगी जल्दी कि व्हाट इज़ एक्चुअली सिंटैक्स एंड हाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो वो बाद में चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ कि 20 लाइनें मत पढ़ो डेली रीड करने के लिए किसी भी चीज़ की, पर 10 लाइनें ऐसी पढ़ो ना, आपको वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रनाउन जो भी है ना, वो थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में हो, उस टाइम एटलीस्ट ध्यान में हो, बाद में देखी जाएंगी। उस टाइम तक आप श्योर होने चाहिए, ठीक है अब इन 10 लाइन्स में मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे सब आता है। इस थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ जब पढ़ोगे ना, मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ में भी अच्छे से आएंगी। सो रिज्यूम करते हैं उसको। यूरोपियंस आर डैश एट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द चाइनाज कंट्रोलिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, जो यूरोपियंस है ना, वो कहीं ना कहीं फियर्ड थे या फिर डरे हुए थे, जो चाइना कंट्रोल कर रहा था उनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये एग्जांपल है, ये छोड़ दो, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है कौन कौन से होते हैं। तो यूरोपियंस आर जो हैं, वो जो पॉसिबिलिटीज थी ना चाइना की कंट्रोल करने की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं ना कहीं उससे डरा हुआ था या जो भी था। अलार्म्ड, ऑफकोर्स अलार्म्ड मतलब वही होता है।
दीज ऑपरेशंस हैव बीन मेट विद मिक्स्ड फीलिंग्स, जो ऑपरेशंस है ना वो मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मेट करते हैं, बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड मिसट्रस्ट, सेटिस्फाई भी होता है और दूसरी तरफ हमारा मिसट्रस्ट भी होता है, एंड समटाइम्स ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा देना, ठीक है, किसी को गुस्सा आ रहा है और हमने कुछ ऐसा होता है ना कि आग में घी डाल देना, वो ट्रिगर्ड वर्ड होता है, ट्रिगर्ड, द डैश ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। और जो समटाइम्स है ना वो क्या कर देता है, पब्लिक अथॉरिटीज को समथिंग आप बोल सकते हो उसको कि अगर मैं वैसे सिंपली अगर मैं बात करती हूँ तो उसको और बढ़ा देता है या फिर उसको ज़्यादा डरा देता है समथिंग, ठीक है। समटाइम्स ट्रिगर द डैश ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, डिलीजेंस नहीं, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो अ लॉ ऑफ जो भी है वो होता है, विजिलेंस, ऑफकोर्स विजिलेंस वर्ड हो सकता है, आई कैन गो विद इट कि विजिलेंस मतलब वही सेम होता है कि जो उसका पब्लिक अथॉरिटीज है ना समटाइम्स उसको क्या कर देता है, उसके डर को या जो भी उसको बढ़ा देता है। वी मस्ट इंट्रोड्यूस रिलायबल ट्रांसपेरेंट, हाँ एक ये चीज़ कि मैं आगे क्यों नहीं देख रही हूँ ऑप्शंस को, जब हमें आंसर मिल गया आगे देखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आंसर जो हमें 70 to 80% सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, 30% 20% वाला भाड़ में गया, हमें नहीं देखना है, टाइम वेस्टिंग होता है ये। बाद में अगर टाइम बचे तो रिव्यू कर लो। वी मस्ट इंट्रोड्यूस रिलायबल ट्रांसपेरेंट रूल्स, ओके, एट द ग्लोबल लेवल, ओके, ग्लोबल लेवल पर हमें ये चीज़ लानी चाहिए, दैट डैश इक्वल ट्रीटमेंट, ओके, जो दैट एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कंपनीज, ये वर्ड नॉर्मल है हमारी लाइफ में, हम यूज़ करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मस्ट इंट्रोड्यूस, ये एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ हमारी, मतलब मैं जब अपना वर्क कर रही होती हूँ या जब भी हम कुछ एक फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी, उस टाइम हम यही करते हैं कि वी मस्ट इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू दैट एंश्योर पब्लिक सेटिस्फैक्शन और समथिंग ऑल, तो एंश्योर वर्ड ये नॉर्मल हमारे साथ जाता है। The rise of overseas investment is one manifestation of China's growing economic power. Okay, and as we have seen it dash many concerns. Okay, जो राइज है ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट है ये एक वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन है जो चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है वो, एंड इसे हम देख सकते हैं जो कि मैनी कंसर्न्स को क्या करने वाली है, बढ़ाने वाली है। चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमिक जो पावर है इसे हम एज एन उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो बहुत से कंसर्न जो होता है ना कि जो टेंशन के टॉपिक्स होते हैं, जो टेंशन देने वाली बातें होती हैं उनको बढ़ा सकती है, दैट सीन इट अबाइट्स अबेट्स डॉसेस अराउजेस अराउज, ओके। मुझे सच बताऊं मुझे इनका मीनिंग नहीं पता था, आई डोंट नो अबाउट द मीनिंग्स, सो ये जो भी हैं, बट अराउज का मीनिंग पता है तो इसीलिए मैं फटाफट देख रही थी कि कोई वर्ड मिल जाए, क्योंकि मीनिंग नहीं पता है उन पर सोचने का कोई मतलब नहीं है। ये बाद में देखते हैं, ओके बाद में देखते हैं इसमें वर्ड्स हैं क्या, कोई एक वर्ड है, ओके एंटिसिपेट। सबसे पहले तो एंटिसिपेट का मीनिंग आपको पता ही होगा। एंटिसिपेट का मतलब होता है समथिंग जो एक्सपेक्टेबल होता है, समथिंग जो हमने सोचा होता है, थिंकेबल होता है, जो हमने कि हाँ ऐसा हमने सोचा था, दैट इज दोज फार्मर्स हु एंटिसिपेटेड हायर प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस, ओके, जिन्होंने वो फार्मर्स, लाइन भी देख लो, वो फार्मर्स जिन्होंने हायर प्राइसेस को सोच रखा था अपनी प्रोडक्ट, जो अपनी उन्होंने चीज़ें बोई थी, काटी थी, जो भी है उनके लिए। सो सुसाइड, एंटिसिपेट का क्या करना है, सॉरी सुसाइड ये वर्ड सबसाइड है, ये क्लोजेट मीनिंग देखना है एंटिसिपेट का, तो ऑफकोर्स सबसाइड, कन्फाइड, एक्सपेक्ट कर रखा था जो उन्होंने। ये कर लेते हैं। फिश इज वाइडली नोन एज अ हेल्दी फूड, ओके, रिच इन प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन, सो हाउ कैन दिस बी, तो ये कैसे हो सकता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल। हाँ मैं पोज कर रही हूँ एक सेकंड के लिए, क्योंकि मतलब यहाँ मेरा मोटिव जो आपको है वो समझाना भी है कि वाई आई एम यूजिंग दीज ऑल द थिंग्स एंड वाई आई एम थिंकिंग। एक्चुअली देखो ये क्लोज टेस्ट है ना, इसको वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ कैसे करना है, बट एटलीस्ट क्लोज टेस्ट को एक बार आप पूरा अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ कुछ एक क्लोज टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट मीनिंग्स उनका बिठा सकते हैं। अब जैसे इसमें है फिश का, मैंने पहली लाइन पढ़ ली, ठीक है, पढ़ ली कि हाँ फिश है जो एक न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा वे है, मेथड है, बट फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक क्वेश्चन फॉर्म में आ गया है। उससे आगे का ऐसा होगा कि उससे आगे का या तो हमें आंसर मिलेगा या फिर मे बी रीजन मिलेगा, जो भी है वैसे होगा उस सेंटेंस से आगे, तो ये हमारे माइंड में चलता रहना चाहिए बैक टू बैक। अब मैं सेकंड सेंटेंस पढ़ रही हूँ, प्रॉपरली प्लीज एक बार उसको पढ़ो, हड़बड़ी में मत पढ़ो। 5 क्वेश्चन है आपके पास, एक बार ये क्वेश्चन ये अच्छे से बन गया ना आपका, आपको पता है 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बन जाने वाले हैं, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग उसको एटलीस्ट 2.5 से 3 से 4 मिनट दो तो सही,
तभी आप कंपेयर एवरेज टाइम है वो उतना ही बैठेगा, पर क्वेश्चन भी हम उतना ही बिठा रहे हैं, अब भी उतना ही। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, वो क्या कहना चाह रहा है, उस हर एक लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर हमारे माइंड में उसकी ऑटोमेटिकली हमने हिंदी से या जो भी है उसका मीनिंग है वो माइंड में आ गया ना, तो मीनिंग वाइज वो पैरा भी अच्छे से बन जाता है। ठीक है, सो वैसे ही मैं इस पर वर्क करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, देखते हैं क्या रहता है। A combination of overfishing, pollution, environmental damages has led to हैज़ क्यों आया है? अब यहाँ पर कोई बच्चे होंगे डैमेज, ये 3-4 चीज़ें दे दी, फिर भी हैज़ क्यों? ये हैज़ है ना, कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ हुआ है, ये आगे तो चीज़ें उनको बता रखे हैं, एलोबरेट कर रखा है, तो हैज़ कॉम्बिनेशन के साथ हुआ है। ऐसे ही बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट लॉसेस इन बोथ क्वांटिटीज ऑफ फिश, ओके, एंड द नंबर ऑफ फिश स्पीसीज। ये रीज़न बता रखा है, मतलब ये लास्ट में कंक्लूजन टाइप लग रहा है कि ऐसा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। People in Bangladesh are now eating 30% more fish than they did 20 years ago, but they are getting a smaller amount of important nutrients from it, a new study shows। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर हो रही है ना मेरे माइंड में, कि बांग्लादेश के जो पीपल है ना वो इतनी फिश खाते हैं, बट वो जो पहले अमाउंट में थोड़ी खाते थे बट न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता था, बट अब उसका रिवर्स हो रहा है, वाइसा वर्सा हो रहा है। बट एक स्टडी ने ऐसा कहा है, अब ये लाइन आ सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है? सो हाउ कैन दिस बी? क्योंकि फिश तो ऐसा है, तो मैं लिख लेती हूँ इसको, आर के बाद पी आना चाहिए। इन बांग्लादेश एज इन मैनी रीजन्स इन द वर्ल्ड, नेचुरली हार्वेस्टेड फिश विच इज नोन एज कैप्चर फिशरीज आर फ्लैटरिंग। जो बांग्लादेश के मैनी रीजन्स में नेचुरली हार्वेस्टेड फिश है ना, जो फिशरीज को कैप्चर करते हैं, आर फ्लैटरिंग हो रही है वो। वेल इट कम्स डाउन टू द टाइप्स ऑफ फिश। वेल इस क्वेश्चन का आंसर है ये। वेल ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसके टाइप ऑफ फिश अवेलेबल है पीपल को खाने के लिए, वो हमारी डिफरेंट टाइप की कम टू डाउन आ रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फिश आ रही हैं। पहले जो थी अब थी वो, उनमें डिफरेंस आ चुका है। सो आर पी, उसके बाद में हमारा आना चाहिए टी। ठीक है, अब देखो आर पी टी तो आ गया, उसके बाद में ये 2 वर्ड रह गए, 2 लाइन्स। इसका देखो, ये इन बांग्लादेश एज इन मैनी रीजन्स, ये इसकी वजह से हुआ कि फिश है जो अवेलेबल है वो क्या है, कम्स डाउन आ रही हैं टाइप्स ऑफ फिश के। तो जो बांग्लादेश में है ना, क्योंकि वो फ्लैटरिंग कर रही हैं उनके जो तरीके थे फिश हार्वेस्टिंग के, तो ये हमारा ऐसा आना चाहिए। और लास्ट में जैसे मैंने कहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेजेस, ये उस नंबर ऑफ फिश स्पेसिस जो अवेलेबल है ना उनको क्या कर रही है, लॉसेस में लेकर जा रही है। सो हमारा एस क्यों आना चाहिए। ये पूरा सेंटेंस ये पूरा अच्छा से बन रहा है, देख समझ पा रहे होंगे आप ऑफकोर्स। सो इसका करते हैं, फर्स्ट आर, सेकेंड पी, थर्ड एस, टी टी नॉट एस, फोर्थ एस, फिफ्थ क्या हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ठीक है, कि हाउ आई डिड दिस क्वेश्चन। देखो इसमें ये सबसे पहले हमारी बात हुई थी ना, फर्स्ट सेंटेंस से जब हमने पूरा मीनिंग अच्छे से समझा, सबसे पहले तो ये बताया गया कि बांग्लादेश में पहले जो फिशेस खाई जाती थी उसके अकॉर्डिंग आज बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, लेकिन जो उनको अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स है, वो पहले से कम हो चुका है, जबकि क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आया सेकंड में जो फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ था। आप पी सेंटेंस की बात करते हो तो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसके बाद में लास्ट टी सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें पता लगा कि क्योंकि कि जो फिश है ना उसकी जो वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही है, कम्स डाउन टू द फिश ऑफ अवेलेबिलिटीज ऑफ फिशेज जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद में टी आया, फिर कम होता जा रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश में फिश हार्वेस्टिंग का मेथड था दैट इज एक्चुअली नाउ फ्लैटरिंग, ओके, वो हो गया। और उसके बाद में लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया कि वो फ्लैटरिंग जो कर रहा है उसकी वजह क्या है, क्योंकि अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, पॉल्यूशन, फिश जो भी था वो 3 चीज़ें थी, उसकी वजह से वो कम हो रहा है। ऑफकोर्स अब आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा उसको टाइम दो, ठीक है। अभी शायद मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट करनी आ रही हैं, क्योंकि मैंने शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली उसकी वजह से, क्योंकि पहले मेरा भी ज़ीरो था ये भट्टा, मुझे भी समझ नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं हो रहा है, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाती थी। डोंट बी कंफ्यूज, एक्चुअली ऐसे करो होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, वो है हमारा पैराग्राफ करते हैं। पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द पैसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कोई चीज़ करने के रिजल्ट्स, आप बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ओके। रशिया यूक्रेन वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज थे वो क्या रहे, रशिया यूक्रेन।
पढ़ लेते हैं, पहले पहला ये पढ़ लेते हैं. द UN is warning that the ongoing Russia blockades a global food emergency that could lead to famines. Okay, Ukraine known as the bread basket of Europe is struggling. ये पढ़ा है मैंने कहीं पे, ये एक्चुअली पैसेज is struggling to export last year's harvest and may be unable to produce much this year either. In addition, the world has caused a global fertilizer shortage. ये देखो वॉर का, यहीं पे यही यूक्रेन वॉर का देखा था ना हमने. स्ट्रगलिंग टू एक्सपोर्ट लास्ट ईयर्स हार्वेस्ट. एक्सपोर्ट में वो उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप बोल सकते हो. सो फॉल इन यूक्रेन्स एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन. ओके, एंड मे बी अनेबल टू प्रोड्यूस मच दिस ईयर आइदर. प्रोड्यूस में उसके दिक्कत आ रही है. इन एडिशन द वॉर हैज कॉज्ड अ ग्लोबल फर्टिलाइजर शॉर्टेज विच विल पुश अप फूड प्राइसेस. ओके, जो फूड प्राइसेस है उनको हाई कर देगा अराउंड द वर्ल्ड. फॉल ये भी हो गया राइज इन फूड. तीनों. Which of the following factors were responsible for the famine in Germany during the First World War? फेमाइन और जर्मनी, दो वर्ड हमें फाइंड आउट करने हैं. फेमाइन तो ये रहा, जर्मनी इसी में आएगा क्या, देख लेते हैं. जर्मनी कहाँ गया अभी तो, कजाकिस्तान आ गया. ओके, another useful analog in the case of Germany during the First World War. Okay, क्या पूछा था, factors responsible है famine Germany during the First World. Okay, when war broke out in 1914, the German authorities had anticipated a short conflict, not too dissimilar to Russian assumptions a few weeks ago. Just like in Ukraine now, the First World War was severely disrupted German farming. Okay, nitrogen was diverted away from fertilizers toward mutation production, जो नाइट्रोजन. ओके, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर. ओके, मैन पावर की शॉर्टेज आ गई थी एज फार्म लेबरर्स. ओके, सो ये रीजंस उन्होंने दे रखे हैं कि जस्ट लाइक द फर्स्ट वॉर था सेवरली डिसरप्टेड था जर्मन फार्मिंग में, जस्ट बिकॉज जो नाइट्रोजन वाज डाइवर्टेड फर्टिलाइजर. ओके, एंड शॉर्टेज थी मैन पावर की. मोटा मोटा समझ में आ गया, देख लेते हैं. फार्मर्स वर डाइवर्टेड टुवर्ड द, सो देयर वाज. ओके, ये आंसर हो गया हमारा. जस्ट वेट, ए एंड बी. नाइट्रोजन विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर, ये हमें दे रखा है ना. म्यूटेशन प्रोडक्शन विच यूज इंस्टेड फॉर बोथ ए एंड बी. अभी गलत कर देते, ये ऐसे करना चाहिए. ए हमें आंसर मिल गया, ए और बी है तो बी को चेक कर लो, सी डी मत चेक करो. हैज बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर टू एड्रेस द करंट फेमाइन कोज्ड बाय द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. सबसे पहले तो हमें देखना है करंट फेमाइन जो चल रहा है वो caused by Russia Ukraine conflict. Okay, famines in the 20th century की बात हो रही है. ओके, इसमें हमारी कजाकिस्तान की यूक्रेन की बात हुई थी पर फेमाइन की बात नहीं हुई थी. इसमें फेमाइन ऑफ जर्मनी की हमने बात की थी. ओके, ये पढ़ लिया था. आइसोलेटेड केसेस ऑफ हार्वेस्ट पीपल कैन बी नहीं, ये रहा. राशनिंग सिस्टम कैन नॉट बी सॉल्व फेमाइंस. ओके, सजेस्ट किए गए हैं करंट फेमाइन को लेकर. इफ देयर इज अ सिंपली नॉट इन अ फूड और टू ग्राउंड. ओके, राशनिंग ऑफ फूड सप्लाईज हमारा आंसर में भी हो सकता है, ठीक है. एंड नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है तो ये नहीं होगा. नॉट इन अ फूड राशनिंग ओनली ये भी नहीं होगा. ऑफिशियल प्राइस कंट्रोल भी, ये देखो लिख रखा है ना, मे नॉट बी. ओ शिट, मुझे लग रहा है थर्ड आंसर आना चाहिए था. देखो अगर मैंने उस तक पढ़ा था ना, कैन बी नहीं कर सकता ड्यूरिंग द एंड मार्केट्स विच वर क्लोज टू द हिस्टोरिकल सजेस्ट. और ये रहा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हेल्प एलिवेट्स सम ऑफ द शॉर्टफॉल. जो सो हमारा मे भी थर्ड आंसर हो सकता था. फर्स्ट और सेकंड दोनों कट हो गए थे, राशनिंग सिस्टम भी और वो भी. मैं बस थर्ड पे जाने वाली थी डायरेक्ट, एक सेकेंड और लगता तो, बट इट्स ओके, चलता है. सो 3 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे. लेट्स सी. मैं अभी इसको पोस्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है इसी मॉक की, ठीक है. एंड प्लीज़ 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 मॉक लगाइएगा और बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा इसमें. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू माई रिजल्ट. अदरवाइज क्या है, मुझे ये ना थोड़ी एडिटिंग कम आती है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है. बट हाँ, आई एम मेकिंग यू श्योर कि मैं पिन कर दूंगी अपना रिजल्ट जो भी मेरा रहा, कि क्या मेरा रिजल्ट रहा इसमें, ठीक है.
सो गुड लक गाइस, एंड येस प्लीज़ प्लीज़ मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक जो प्रोवाइड किया वो डायरेक्ट इन टेस्ट्स के हैं, वो टेस्ट ये लगाइए। कल तक आराम से ना मुझे इसका रिजल्ट आप बताइएगा इन तीनों का कि आपका क्या रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइव मॉक आप ही ने बोला था, सो मैंने लगाया है। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर गाइस। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।